औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने दो फंगस जो है वो डिस्कस करने हैं। एक पक्सीनिया है और दूसरा अगैरिकस। सबसे पहले हम पक्सीनिया के हवाले से डिस्कशन करेंगे, जिनको कॉमनली हम रस्ट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किंगडम फंजाई, डिवीजन बसीडियोमाइकोटा, क्लास बसीडियोमाइसीड्स, ऑर्डर यूरिडिनैलिस, फैमिली पक्सीनेसी और जीनस जो है वो पक्सीनिया। इसके जो मोस्टली मेंबर्स हैं वो सारे ओब्लिगेटरी पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं। अब ओब्लिगेटरी पैरासाइट्स वो होते हैं जिनको सरवाइव करने के लिए होस्ट बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर होस्ट नहीं होगा तो इनका सर्वाइवल भी जो है वो बहुत मुश्किल है। ये हेट्रोशियस होते हैं। हेट्रोशियस मतलब कि ऐसे पैरासाइट्स जिनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट होस्ट या एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पक्सीनिया ग्रामिनस ट्रिटिसाई जो फंगस है, ये वीट और बार्ले मतलब कि दोनों प्लांट्स को अफेक्ट करके तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। पक्सीनिया का जनरली अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो 5 स्टेजेस उसके अंदर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स। सबसे जो पहली स्टेज है वो यूरिडिनियल स्टेज है, दूसरी टीलियल स्टेज, फिर बसीडियल स्टेज, पिकनियल स्टेज और लास्ट पे जो है वो एशियल स्टेज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले यूरिडिनल स्टेज जो है वो हम देख लेते हैं कि ये जो स्टेज है ये हम मार्च के महीने के अंदर जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वीट प्लांट अफेक्टेड है तो मार्च के महीने के अंदर उसके जो स्टेम होती है उसके ऊपर हमें क्लस्टर ऑफ रेडिश ब्राउन यूरिडोसोराई मिलते हैं। अब यूरिडोसोराई बेसिकली क्या है, ये क्लस्टर ऑफ स्पोर्स होते हैं और उन स्पोर्स को हम यूरिडोस्पोर्स कहते हैं। एक्चुअल में ये जो स्पोर्स होते हैं ये ग्लोबोज होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और इनकी छोटी छोटी स्टाक्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। हर यूरिडोस्पोर के अंदर हमें 2 न्यूक्लियाई ऑब्ज़र्व हम कर सकते हैं और उसमें एक छोटा सा जर्म पोर होता है कि जब वो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो उस जर्म पोर से वो बाहर आ सकता है। जब यूरिडोस्पोर्स डिस्पर्स करते हैं मतलब विंड की मदद से, तो ये किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर जाकर गिर जाएंगे और वहाँ पर जर्मिनेट करते हैं और नए हाइफी बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो हाइफी किसी स्टोमेटा की तरफ पहुँचेगा, मतलब लीफ के ऊपर है तो किसी स्टोमेटा के करीब पहुँचेगा, तो वहाँ पर उसकी जो टिप है वो स्वेल होना शुरू हो जाती है और उस स्वेल टिप के अंदर सारा साइटोप्लाज्म और सारे न्यूक्लियाई जो वो मूव करते हैं और उस स्वेल स्ट्रक्चर को हम एप्रोसोरियम कहते हैं। ये जो एप्रोसोरियम है ये एक वेजिकल की तरह बिहेव करता है और उस स्टोमेटा के अंदर बहुत सी जो है वो ब्रांचिंग बना देता है, मतलब नए हाइफी उससे बनना शुरू हो जाते हैं और जितने भी नए हाइफी होते हैं वो पूरे उस लीफ के अंदर फैल जाते हैं और वो सारे के सारे डाइक्रियोटिक होते हैं और वो जो हाइफी लीफ के अंदर फैल गए होते हैं वो अपनी टिप्स के ऊपर हॉस्टोरिया बना लेते हैं। अब हॉस्टोरिया एक ऐसी टिप को कहते हैं जो कि फूड अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ये जो सारे हाइफी हैं मतलब कि ये एपिडर्मिस को रप्चर करेंगे और लीफ की सरफेस से बाहर आ जाएंगे और वहाँ पर आकर नए यूरिडोसोराई मतलब कि यूरिडियोस्पोर्स के क्लस्टर जो है वो बनाना शुरू कर देंगे और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहेगा। ये जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं इसको हम डायग्राम के अंदर भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले दिखाया गया है कि लीफ के ऊपर यूरिडियोसोराई है और उस यूरिडियोसोराई को अगर हम जूम करके देखते हैं, एनलार्ज करके देखते हैं, तो उसके अंदर हमें यूरिडियोस्पोर्स नज़र आते हैं और वो जो यूरिडियोस्पोर्स हैं ये थिक वॉल्ड हैं और उसमें से दिखाया जा रहा है कि जर्मिनेशन हो रही है और जैसे ही जर्मिनेट करते करते किसी स्टोमेटा के करीब आएंगे तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है इनकी टिप्स पे और टिप्स इनकी कन्वर्ट हो जाती है एप्रोसोरियम के अंदर। फिर वो जो एप्रोसोरियम है वो एक वेजिकल की तरह बिहेव करता है और उसमें से बहुत से हाइफी जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं और हर हाइफी की टिप के ऊपर हॉस्टोरिया बन जाता है और उसके बाद यही जो हाइफी हैं ये एपिडर्मिस को रप्चर करके बाहर आएंगे और वहाँ पर दोबारा से यूरिडियोस्पोर्स या हम कह सकते हैं कि यूरिडियोसोराई बनना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्टेज है ये यूरिडिनल स्टेज है। उसके बाद जी सेकंड स्टेज है हमारे पास टीलियल स्टेज। टीलियल स्टेज जो है वो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो मंथ में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो है जी अप्रैल, ठीक है। और अप्रैल के महीने के अंदर इन्हीं हाइफी में से कुछ हाइफी जो हैं वो टिलियोटोसोराई बनाना शुरू कर देते हैं और उन टिलियोटोसोराई के अंदर टिलियोटोस्पोर्स होते हैं। अब जो टिलियोटोस्पोर्स हैं ये एक्चुअल में ओवल होते हैं और इनके एंड्स जो हैं वो टेपरिंग होते हैं मतलब कि नैरो होते हैं। इनका कलर डार्क रेड या रस्टी हो सकता है
और ये दरमियान से कंस्ट्रिक्टेड होते हैं और दोनों कंस्ट्रक्शन के अंदर दो न्यूक्लियाई और एक जर्म पोर जो है वो मौजूद होता है। जब वीट प्लांट जो है वो काट लिए जाते हैं, रिमूव कर लिए जाते हैं, तो ये जो टिलियोटोस्पोर्स हैं ये ग्राउंड के ऊपर मतलब ज़मीन पे सॉइल के अंदर गिर जाते हैं और वहाँ पर डॉर्मेंट रहते हैं नेक्स्ट सीज़न तक। इसको भी एक दफ़ा हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो टिलियोटोस्पोर्स हैं ये एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। तो हम यहाँ पर सेकंड जो स्टेज दिखाई गई है टिलियल स्टेज, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक टिलियोटोस्पोर को दिखाया गया कि ये ओवल है, टेपरिंग एंड है और इसमें जो है वो दो दो न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट टीलियल स्टेज के बाद जो है वो हम ऑब्ज़र्व करेंगे बसीडियल स्टेज, जो कि स्प्रिंग सीज़न के अंदर शुरू होता है। आप देख सकते हैं कि जो टिलियोटोस्पोर था उसी के अंदर कैरियोगैमी होती है और दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिल के डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देते हैं और फिर उन डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो हर साइड के ऊपर बन जाते हैं। फिर इन्हीं स्पोर्स में से जर्मिनेशन होती है और जर्मिनेशन में हम देख सकते हैं कि एक जो है वो एपीबसीडियम बन गया है और जो नीचे से निकल रहा है उसको हम हाइपोबसीडियम कहते हैं। फिर इनके अंदर जो है वो सेप्टेशन हो जाती है, मतलब कि सेप्टा बन जाते हैं और हम देख सकते हैं कि दोनों में 4-4 सेल जो है वो बन जाएंगे और जब 4-4 सेल बनेंगे तो हर सेल के बाहर जो है वो एक स्टिग्मेटा जो है वो डेवलप होता है और उस स्टिग्मेटा की टिप के ऊपर हम बसीडियोस्पोर्स देख सकते हैं और वो जो बसीडियोस्पोर्स है वो फिर नेक्स्ट जो है वो जर्मिनेट करेंगे और इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बसीडियल स्टेज जो है वो पढ़ लिया। बसीडियल स्टेज के बाद हमने ऑब्ज़र्व करनी है पिकनियल स्टेज और जो पिकनियल स्टेज है इसमें अब वीट प्लांट नहीं होगा बल्कि होस्ट तब्दील कर लिया जाता है और वो जो होस्ट है वो बैरबेरी का पौधा होता है। अब बैरबेरी जो है वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, नेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, रेड कलर की बेरीज होती हैं उन्हें हम बैरबेरी कहते हैं। तो जैसे ही ये हैप्लॉइड बसीडियोस्पोर्स उसके लीफ के ऊपर गिरते हैं तो ये वहाँ पर जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जर्मिनेट करते हैं तो लीव्स के अंदर उसकी जो क्यूटिकल लेयर होती है उसको तोड़ के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर जर्मिनेट करके एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस फ्लास्टिक शेप स्ट्रक्चर को आप पिक्नीडिया या स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। उस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर पिक्नीडिया के अंदर जो है वो दो तरह के हाइफी जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। एक तो वो हाइफी होते हैं जिनके टिप्स के ऊपर पिक्नीडियोस्पोर्स होते हैं और दूसरे जो हैं वो नॉर्मल से हाइफी होते हैं जिनको हम रिसेप्टिव हाइफी कहते हैं। इनका भी फंक्शन आएगा, वो हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। इनको पैराफाइसिस भी कहते हैं। और ये जो पेक्नीडियोस्पोर्स हैं, कुछ पेक्नीडियोस्पोर्स वहाँ से टूटते हैं, उतरते हैं और ओस्टियोल में से निकल के तो दूसरे लीव्स को अफेक्ट करेंगे। ओस्टियोल जो है वो इसके अंदर ओपनिंग होती है। अब जब हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जी ये फोर्थ स्टेज पिक्नीडिया दिखाया गया है। ठीक है, पिक्नियल स्टेज, इसके अंदर आप फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर जो है वो पिक्नीडिया ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और इस पिक्नीडिया के अंदर आप दोनों तरह के हाइफी भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एक जो रिसेप्टिव हाइफी जिनको हम पैराफाइसिस कहते हैं और दूसरे जो हैं वो ऐसे हाइफी जिनकी टिप्स के ऊपर पिक्नीडियोस्पोर्स लगे हुए हैं और इस फ्लास्क शेप की जो ओपनिंग है उसको हम ओस्टियोल कहते हैं जिसमें से पिक्नीडियोस्पोर्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे। अब इसके हवाले से हम लास्ट स्टेज डिस्कस करने लगे हैं, एशियल स्टेज क्या होती है। अब कुछ जो पिक्नीडियोस्पोर्स हैं वो सेपरेट नहीं होते, मतलब कि वो उतरते नहीं हैं, ओस्टियोल से बाहर नहीं जाते, बल्कि उनके अंदर न्यूक्लियस उनका डिवाइड करता है और एक जो न्यूक्लियस होता है वो बैक हाइफी के में पीछे वापस चला जाता है और पहले वो हाइफी जो था वो मोनोकैरियोटिक होता है, लेकिन इस न्यूक्लियस के आने की वजह से वो डाइकैरियोटिक हो जाता है और इस तरीके से बहुत से डाइकैरियोटिक हाइफी जो हैं वो उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब उस डाइकैरियोटिक हाइफी जो है वो फिर डिवाइड करना शुरू करते हैं और जब वो डिवाइड करते हैं तो उनके अंदर दो तरह के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एक लार्ज सेल और एक जो है वो स्मॉल सेल। लार्ज सेल्स जो होते हैं उस हाइफी के अंदर उसे हम एसियोस्पोर्स कहते हैं और जो स्मॉलर सेल्स होते हैं उन्हें हम डिसजंक्चर सेल्स कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो नए हाइफी बन रहे हैं कि उनके अंदर एशियोस्पोर्स और डिसजंक्चर सेल्स हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर एक ख़ास किस्म की कवरिंग से जो है कवर हो जाता है जिसे हम पेरिडियम कहते हैं और बेसिकली ये पेरिडियम जो है वो इन्हीं हाइफी से ही बनी होती है। अब जैसे ही डिसजंक्चर सेल्स ब्रेक होगा, टूटता है,
तो जो लार्ज सेल्स हैं जिनको हम एशियोस्पोर्स कहते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और इसी तरीके से वो बाहर आ जाएंगे और एशियोस्पोर्स जो हैं फिर वीट प्लांट के ऊपर जाकर गिरेगा और जर्मिनेट करेगा। मतलब अभी ये जो सारा जो हम पढ़ रहे हैं स्टेज, ये बैरबेरी की लीव्स के अंदर हो रहा है, लेकिन इसमें से जो एशियोस्पोर्स निकलेंगे वो फिर वीट प्लांट के ऊपर जाकर गिरते हैं और वहाँ पर जर्मिनेट करके एप्रिसोरियम बना देते हैं, और एप्रिसोरियम जो है वो फिर से यूरिडियोस्पोर्स बना देंगे। तो इस तरीके से जहाँ से ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके कंप्लीट हुआ है। अब इस एशियल स्टेज को हम देख लेते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो बैरबेरी के लीफ के अंदर बन जाएंगे। अब इसमें दो तरह के सेल्स आप देख सकते हैं, एक लार्जर सेल है जिसको हम एशियोस्पोर कहते हैं, और एक स्मॉलर सेल है जिसको हम डिस्जंक्चर सेल कहते हैं। तो इसमें डिस्जंक्चर सेल जैसे जैसे टूटते जाएंगे तो एशियोस्पोर्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे, और जैसे ही पेरिडियम रप्चर करेगी तो जो एशियोस्पोर्स हैं यहाँ से बाहर आएंगे और किसी वीट प्लांट के ऊपर जाकर गिर जाएंगे, जिसमें वो एप्रिसोरियम बनाकर तो यूरिडियोस्पोर्स जो है वो दोबारा बना देंगे। तो इस तरीके से जो है वो जो हमारा पक्सीनिया है इसमें पूरा लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। पक्सीनिया के बाद हमारे जो नेक्स्ट फंजाई है वो हमने डिस्कस करना है एगैरिकस, जिनको कॉमनली हम मशरूम्स भी कहते हैं। किंगडम इसमें फंजाई है, डवियन बसीडियोमाइकोटा है, क्लास होलो बेसिडियोमाइटिडी, ऑर्डर एगैरिकैलस, फैमिली एगैरिकेसी और जीनस एगैरिकस। अगेन इसके जो मेंबर्स हैं वो मशरूम्स होते हैं, और वो ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं जिसमें प्लांट मटेरियल डिके कर रहा होता है या मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस की हम लिखेंगे, जो कि एक एडिबल मशरूम है, मतलब कि इसको फूड के तौर पर भी कुछ ममालिक के अंदर खाया जाता है। जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो हिस्से आप ऑब्ज़र्व करेंगे, एक अंडरग्राउंड होता है और दूसरा जो है वो ज़मीन से बाहर होता है। जो अंडरग्राउंड हिस्सा होता है उसे हम वेजिटेटिव माइसीलियम कहते हैं, और जो ज़मीन से बाहर वाला हिस्सा होता है उसे हम स्पोरोफोर्स कहते हैं, और वो एक्चुअल में मशरूम होती है जिसको हम अब ऑब्ज़र्व करते हैं। वेजिटेटिव माइसीलियम जो है वो पूरा फिलामेंटस हाइफी से बना होता है, और ये हाइफी स्टार्ट में तो मोनोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन बाद में जो है वो फ्यूजन करके न्यूक्लियस की ये डाइकैरियोटिक हाइफी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो डाइकैरियोटिक हाइफी हैं वो आपस में कंबाइन करके एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम राइजोमॉर्फ्स कहते हैं। ये रस्सियों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं राइजोमॉर्फ्स, और इनसे फिर जो है वो स्पोरोफोर्स निकलते हैं, मतलब कि मशरूम्स जो है वो बाहर निकलती हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है वो एक दफ़ा इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं डायग्राम में, ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर हमने एक मशरूम ड्रा की है जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम वेजिटेटिव माइसीलियम कहते हैं, और एक ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम स्पोरोफोर कहते हैं। अब स्पोरोफोर के अंदर एक स्टाइप होती है जिसको हम स्टाक भी कह सकते हैं, उसके ऊपर एक नेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम एनुलस कहते हैं, और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम पाइलियस कहते हैं। इस पाइलियस के नीचे जो है वो गिल्स मौजूद होते हैं, और जब हम इन गिल्स को देखते हैं तो इनके अंदर जो है वो बेसिकली बहुत से जो है वो कम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो स्पोरोफोर है ये एक्चुअल में फ्रूटिंग बॉडी है, या इसको आप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। अब मैं बात को इसी डायग्राम से नेक्स्ट लेकर चलता हूँ कि इसके अंदर आपको गिल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। अब गिल्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी गिल्स होते हैं, एक सेकेंडरी गिल्स होते हैं। प्राइमरी गिल्स वो होते हैं जो स्टार्क से शुरू होंगे और इस पाइलियस के मार्जिन तक जाएंगे, मतलब कि पूरी बॉडी के अंदर कंप्लीट जो फैले हुए होते हैं उन्हें उन्हें हम प्राइमरी गिल्स कहते हैं। सेकेंडरी गिल्स वो होते हैं जो स्टार्क से शुरू तो होते हैं लेकिन मार्जिन तक नहीं जाते, बल्कि थोड़े से साइज़ के अंदर छोटे होते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी गिल्स कहते हैं। तो इस पाइलियस के नीचे से हमने थोड़े से गिल्स जो है वो निकाल के यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम, और फिर बाद में इन गिल्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर हम देखने लगे। अब इसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब जब हम एक गिल को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है, मतलब जो सेंटर के अंदर सेल्स होते हैं, उसे हम ट्रेमा कहते हैं। उस ट्रेमा के लेफ़्ट और राइट साइड पे, मतलब कि अगर हम पूरा गोल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ट्रेमा के इर्द गिर्द जो सेल्स होते हैं उन्हें हम सब हाइमियन कहते हैं। सब हाइमियन सेल्स के बाहर जो है वो हाइमियन सेल्स होंगे।
और उन हाइमियन सेल्स के ऊपर जो है वो बसीडिया अटैच होता है। और बसीडिया जो है वो एक आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल स्ट्रक्चर है। इस बसीडिया के ऊपर बसीडियोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन ये बसीडियोस्पोर्स एक्चुअल में बनते किस तरीके से हैं उसका प्रोसेस हम यहाँ पर ऑब्जर्व करने लगे। ये जो बसीडिया है ये एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एक छोटी सी स्टिक आप कह सकते हैं, या कॉमनली हम कहते हैं कि वो जो पिन बॉल होती है जिसमें जो है वो 10 पिन होती है और एक बड़ा सा बॉल होता है, वो मतलब कि उसको बेचते हैं रोल करके, और वो जाकर उन 10 जो स्टिक्स हैं, 10 जो पिन्स हैं उनके ऊपर लगते हैं। तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसकी तरह होता है। तो इसको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। चलें, बहरहाल इसमें जो बसीडिया है उसके अंदर आपको 2 न्यूक्लियस जो है वो नज़र आ रहे हैं। दोनों हैप्लॉइड हैं, वो फ्यूज़ करके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाते हैं। और बसीडिया के ऊपर फिर ये जो 4 हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस हैं ये जाकर अलग अलग स्पोर के अंदर पैक हो जाते हैं, और इन स्पोर्स को हम जो है वो बसीडियोस्पोर्स कहते हैं। फिर बाद में यही बसीडियोस्पोर्स जब जाकर जर्मिनेट करते हैं तो इससे फिर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि सबसे पहले जो है वो वेजिटेटिव माइसीलियम बनेगा, और वेजिटेटिव माइसीलियम के बाद जो है वो फिर दूसरे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनमें हम बाद में आते हैं। अच्छा जी, अभी तक जो हमारी डिस्कशन है वो यहाँ तक हुई है। हमने स्पोरोफोर का स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्ज़र्व किया। उसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ही कम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो देखी गई हैं जिनमें क्लेमेडोस्पोर्स की मदद से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब जी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो हमने गिल का स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्ज़र्व कर लिया, और नेक्स्ट हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इसमें जर्मिनेशन किस तरीके से होगी। तो जर्मिनेशन के अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बसीडियोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो इससे यूनिकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो निकलता है, जो बाद में फ्यूजन के बाद डाइकैरियोटिक माइसीलियम या डाइकैरियोटिक हाइफी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर बहुत से डाइकैरियोटिक हाइफी जो हैं वो कम्पैक्ट रॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम राइजोमॉर्फ कहते हैं, और उस राइजोमॉर्फ के ऊपर जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो होते हैं जिनको हम फेरी रिंग्स कहते हैं। और यही राइजोमॉर्फ जिस तरह हम पहले पढ़ के आए हैं कि मशरूम वाला स्ट्रक्चर बना देगा जिसको हम स्पोरोफोर कहते हैं। अब हम देखने लगे हैं कि एक स्पोरोफोर किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो पहले इसका टेक्स्ट देख लेते हैं, 3 से 4 पॉइंट हैं, और उसके बाद हम इसको डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले जो राइजोमॉर्फ हैं वहाँ पर जो है वो छोटे छोटे प्राइमोडिया बनना शुरू हो जाते हैं। बनते तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ ही प्राइमोडिया जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, और उनको हम बटन स्ट्रक्चर कहते हैं। उन बटन स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो 2 रिंग्स बनती है जिनको हम ट्रांसफ़र रिंग्स कहते हैं। उन रिंग्स के जो मार्जिन्स हैं उन्हें हम हाइमीनियल प्राइमोडिया भी कह सकते हैं, और उनके अंदर जो स्पेस है उसे हम प्री लैमिलर चैम्बर कहते हैं। इसको हम साथ में अगर डायग्राम से देखें तभी बेहतर हमें समझ आ सकती है। ये देखें, ये जो लास्ट पे एक डायग्राम हमने बनाई है कि राइजोमॉर्फ से जो है वो बहुत से प्राइमोडियम बने हैं, लेकिन उनमें से एक प्राइमोडिया जो है वो डेवलप किया है जिसको हम बटन कह रहे हैं। दूसरी डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 ट्रांसफ़र रिंग्स बन गई हैं, और उन ट्रांसफ़र रिंग्स की जो मार्जिन्स हैं उन्हें हम हाइमीनियल प्राइमोडिया कहते हैं, और इसके अंदर वाली जो स्पेस है उसे हम प्री लैमिलर चैम्बर कहते हैं। अब ये जो ट्रांसफ़र रिंग्स हम देख रहे हैं इससे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उससे पाइलियस बनना है, और जो नीचे वाला पोर्शन है उससे फ्यूचर की में स्टाक बनेगी। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर इस डायग्राम को आप देखें कि जिसके अंदर जो है वो दिखाया जा रहा है कि इसके जो ऊपर वाला कैप वाला स्ट्रक्चर है और जो स्टाक है वो अलग हो रही है, मतलब इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है। और उससे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि वो तकरीबन तकरीबन बन गई है, लेकिन एक ख़ास किस्म के टिश्यूज़ के साथ अभी भी अटैचमेंट जो है वो हुई है स्टाक और पाइलिस में। और ये जो ख़ास किस्म के टिश्यूज़ होते हैं जिससे ये अभी भी जुड़ा हुआ है इसे हम वेलम कहते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर मैच्योर होता है तो इसका पाइलियस जो है वो इसके जो स्टाक है उससे अलग हो जाता है, और जो वेलम है वो टूट जाती है। लेकिन वेलम का कुछ हिस्सा जो है वो स्टाक से जुड़ा रहता है, और उसको हम एनुलस कहते हैं। और ये जो वेलम थी ये टूट गई और इसका थोड़ा सा हिस्सा एनुलस बाकी रह गया, और जो ऊपर पाइलस बनी है पाइलस की नीचे वाली साइड के ऊपर जो है वो गिल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी मदद से? हाइमीनियल प्राइमोडियम की मदद से। तो बेसिकली ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो हमने ड्रा किया जिसमें स्पोरोफोर जो है उसकी डेवलपमेंट के हवाले से हमने बात की है। ठीक है,
तो स्पोरोफोर के सारे जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर जो है वो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो यही बातें जो है वो हमने डायग्राम के अंदर भी शो की हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने अगैरिकस के हवाले से डिस्कशन की है और साथ में जो है वो पक्सीनिया को डिस्कस किया। आपके इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में लाजमी आप पूछ सकते हैं, और जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो हम क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।